नमस्कार। सशक्त और सुदृढ़ हो सके कृषि के हालात, इस कार्यक्रम में हम करेंगे सिर्फ किसान की बात। आप देख रहे हैं पूसा समाचार। मैं आपके साथ डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक अनुवांशिकी। शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को धान में सीधी बिजाई एवं आम में समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी देंगे। हमारे लिए बड़े ही उत्साह और हर्ष का विषय है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके साथ करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग संपूर्ण भारत में लगाई जाती है। संसाधनों के दक्ष उपयोग हेतु धान की सीधी बुवाई या डायरेक्ट सीड राइस विधि के प्रति आजकल किसानों का रुझान बढ़ रहा है। इस विधि में नर्सरी बनाने एवं खेत में पडलिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए पानी एवं श्रम की बचत होती है। धान की सीधी बुवाई की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने धान के पौध तैयार करने के लिए बिजाई का काम शुरू कर दिया होगा, और नहीं किया होगा तो उसको अगले 10-15 दिन के अंदर पूरा करेंगे। आज मैं आप लोगों से विशेष रूप से बात करने के लिए आया हूं धान की सीधी बिजाई के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जब धान की खेती हम रोपाई विधि द्वारा करते हैं तो उसमें पानी काफ़ी लगता है। जब पहली बार हम रोपाई से पहले खेत की तैयारी कद्दू काट कर करते हैं तो उस समय करीब 15 लाख लीटर पानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेत की तैयारी के लिए लगता है। धान की सीधी बिजाई अगर करते हैं आप तो इस पानी की बचत की जा सकती है। उसी तरह से जो दूसरा फ़ायदा है सीधी बिजाई का, जो धान की रोपाई में 1 एकड़ में रोपाई के लिए कम से कम 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आपको आता है, उससे भी बचत हो सकती है। साथ ही साथ कद्दू काट कर खेत की तैयारी करने के लिए रोपाई के लिए आपको कई बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, डीजल का खर्चा उसमें पड़ता है। तो वातावरण की दृष्टिकोण से भी धान की सीधी बिजाई काफ़ी अच्छी है, और इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अब धान की सीधी बिजाई करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, पहले हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। बासमती किस्मों की अगर बात करें तो उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718, ये तीनों किस्में सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई हैं। ये मैं बहुत सारे किसानों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, और यहाँ तक कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन किस्मों की पैदावार रोपाई करने के बाद जो पैदावार प्राप्त होती है तकरीबन उसके बराबर आती है, पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। अब जो गैर बासमती किस्में हैं उसमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म PR 126 काफ़ी प्रचलित है, जो करीब 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। ये भी सीधी बिजाई के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। कैसे करते हैं धान की सीधी बिजाई? जिस प्रकार से आप गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरह से धान की सीधी बिजाई के लिए भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं, और उसमें एक सीड ड्रिल जिसको हम लकी सीड ड्रिल कहते हैं, उसमें खरपतवार नाशी दवा की छिड़काव की व्यवस्था साथ के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं जो धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, और उनमें बीज के साथ साथ DAP के प्रयोग की भी सुविधा है। 1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई के लिए करीब 7 से 8 किलोग्राम बीज लगता है, और इसको बिजाई करने के लिए पहले आप खेत में पानी लगाएं। जैसे आपने गेहूं की कटाई करने के बाद रीपर चला करके उसके अंदर जो भी ठूंठ बचा था भूसा पूरा निकाल लिया, उसका जो है खेत में पानी भर करके जब बत्तर आ जाता है उसको जुताई कर दी। जैसी तरह से इसको तरबतर विधि कहते हैं, और जुताई करने के बाद आप लेजर लेवलिंग भी खेत की कर लें ताकि बाद में पानी लगाने में आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आप उसमें सीड ड्रिल के द्वारा बिजाई करें। करीब कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है धान की सीधी बिजाई में, इसके 3 प्रमुख दुश्मन होते हैं, एक तरह से मैं कहूँ, जो पैदावार को कम करते हैं, और इनको आपने अगर नियंत्रित कर लिया तब फिर आपको बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। पहला दुश्मन जो है वो खरपतवार है।
जैसा कि आप जानते हैं इसमें सकरी पत्ती वाले, सावा कुल के, इसके अलावे जो है मोथा कुल के, चौड़ी पत्ती वाले बहुत सारे खरपतवार पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और ये धान के खेत में काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमको 2 बार खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। पहली बार तो बुआई के 72 घंटे के अंदर या बिजाई के साथ ही साथ पेंडिमिथिलिन नामक दवा, जो करीब 1200 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो है ये एक प्री इमरजेंस वीडिसाइड के रूप में काम करता है। बहुत सारे खरपतवार का नियंत्रण इससे होता है। अंकुरण के बाद करीब 20 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करनी होती है, और इसके बाद करीब 25 से 26 दिन के बाद एक दूसरी खरपतवार नाशी दवा, जिसको हम नामनी गोल्ड, जिसमें कि बिस्पैरी बैक सोडियम साल्ट पाया जाता है, उसकी 100 ml मात्रा करीब 150 लीटर में पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। इसके साथ पायरोजोसल्फ्यूरान एक दवा आती है, उसकी 80 ग्राम मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे खरपतवार का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार के अलावे जो दूसरी एक समस्या आती है वह जो लोहा तत्व है उसकी कमी कई एक बार पाई जाती है। शुरू की अवस्था में जब अंकुरण हो जाता है, 8 से 10 दिन की जब पौध हो जाती है, उस समय पौधे कुछ पीले पड़ने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमको फेरस सल्फेट का छिड़काव 0.5% घोल का करना चाहिए। तो इससे लोहा तत्व की कमी कुछ क्षेत्रों में अगर जहाँ पर है उसको हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो धान की सीधी बिजाई में आपको ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। इससे पानी की काफ़ी कम से कम 35 से 40% पानी की बचत होती है अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, इसकी तुलना में जब हम रोपाई करते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा काफ़ी लक्ष्य रखे गए हैं। विशेष रूप से हरियाणा सरकार में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उसी तरह से पंजाब सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी प्रयास कर रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप धान की सीधी बिजाई करें, और अभी आपके पास उपयुक्त समय है, करीब 20 से 25 जून तक। वैसे 20 जून से पहले आप धान की सीधी बिजाई कर लें, क्योंकि एक बार अगर बरसात हो जाती है तो फिर आपको खेत को तैयार करके उसको बिजाई करने में दिक्कत आएगी। 20 जून से पहले हमको इसको सीधी बिजाई कर लेना चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। चाहे आप धान की सीधी बिजाई से खेती कर रहे हों या रोपाई विधि से खेती कर रहे हों, जैसा कि आप जानते हैं सन 2017 से यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं उन्होंने जो हमारी दवाएं हैं जिनका प्रयोग हम फफूंद नाशी के रूप में करते हैं, खासकर जो झोंका रोग या ब्लास्ट की बीमारी, गर्दन तोड़ जिसको कहते हैं, उसके नियंत्रण के लिए एक दवा ट्राइसाइक्लाजोल हम प्रयोग करते हैं। तो ट्राइसाइक्लाजोल का अवशेष जो चावल के अंदर पाया जाता है उसकी मात्रा को यूरोपियन यूनियन ने 0.01 ppm कर दिया है, जो कि बहुत ही कम है। उससे कम मात्रा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटेक्ट ही नहीं की जा सकती है। और ऐसी अवस्था में अगर ये अवशेष पाया जाता है ट्राइसाइक्लाजोल का, तो चावल की खेप को निरस्त कर दिया जाता है। और आप जानते हैं पिछले 3 वर्षों से कई सारे जो हमारे चावल के निर्यातक हैं बासमती चावल के, वो धान की खरीद आपके खेत से कटाई से पहले ही सैंपल लेकर के जाते हैं, उसमें अवशेष की एनालिसिस करते हैं। अगर उसमें ट्राइसाइक्लाजोल नहीं है तभी वो ख़रीद करते हैं, और उसके लिए आपको 100 रुपये प्रति कुंटल का प्रीमियम देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग न करें जहाँ तक संभव हो सके। मैं जानता हूँ कि ये दवा सस्ती आती है और काफ़ी कारगर दवा है, प्रभावशाली दवा है, लेकिन किसी भी दवा का प्रयोग अगर सही मात्रा में, सही समय से, सही तरीके से किया जाए तो उसके अवशेष होने की संभावना नहीं रहती है, जिसको हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या अच्छी सस्य क्रियाओं के नाम से जानते हैं। अब जैसे मैं आपसे बताऊं कि अगर ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग आपको करना है और प्रिवेंटिव रूप में करना है, तो इसे गाभे में जब बाली आती है उसमें इसका छिड़काव कर दें तो तब से लेकर के कटाई में करीब 40 दिन का अंतराल रहता है। इसका अवशेष मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है। इसके बाद जो आप एक दवा का छिड़काव करें झोंका रोग के लिए या गर्दन तोड़ के नियंत्रण के लिए, उसमें कई और दवाएं हैं जिनके ऊपर उतना आपको प्रतिबंधित नहीं हैं, जिसमें कि आपको नेटिवो है,
इसको आप, या एमी स्टार गोल्ड है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार आप ट्राइसाइक्लाजोल कर सकते हैं और उसके बाद फिर इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ट्राइसाइक्लाजोल जब प्रयोग करें तो ये ध्यान रखें कि इसका प्रयोग और कटाई के बीच में कम से कम 30 से लेकर के 45 दिन का अंतराल हो, तब फिर इसका अवशेष मिलने की संभावना नहीं है। वैसे कोशिश तो ये करिए कि आप इसका प्रयोग करिए ही नहीं, और 4, 5, 6 जिले जहाँ से यूरोप में चावल निर्यात किया जाता है, उन क्षेत्रों को मेरा अनुरोध है, जो हमारे चावल निर्यातक बंधु हैं उनसे, कि इन क्षेत्रों में ट्राइसाइक्लाजोल फ्री बासमती राइस की खेती के बारे में कैंपेन करें और किसानों को प्रोत्साहित करें, उनको उसके लिए अधिक दाम दें। पहले से एक तरह से जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो किसान निश्चित रूप से ट्राइसाइक्लाजोल से अवशेष मुक्त चावल पैदा करने में सफल होंगे, और हमारा निर्यात जो यूरोप में करीब 4 से 5 लाख टन चावल जाता है, उसमें हमारी कोई कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फलों की यदि बात हो तो आम का जिक्र अवश्य ही होता है। फलों का राजा होने के साथ साथ इसकी खेती किसानों के लिए आय सृजन का भी एक उत्तम स्रोत है। जी, और अच्छी उपज लेने हेतु सिंचाई, पोषक तत्वों एवं कीट प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। यह समय आम के बागों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि आम के पेड़ों की नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। ऐसे स्थान जहां पर ज़मीन हल्की है या बलुई है, वहां 1 सप्ताह के अंतराल पे पानी देने की व्यवस्था करें, और जहां पर मिट्टी भारी है या जहां चिकनी मिट्टी है, वहां पर 10 दिनों के अंतराल पर पानी देने की अत्यंत आवश्यकता होती है। सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक हुआ, बोरान हुआ, आयरन है, मैग्नीज़ है, कापर है, और इसके घोल बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। और अगर उनकी 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पेड़ पर छिड़काव करते हैं तो फलों के विकास में लाभ होगा, और इसके साथ साथ फलों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जहाँ तक अगेती किस्मों की बात है, खासकर उत्तर भारत में जैसे दशहरी हुई, बॉम्बे ग्रीन है, गौर जीत है, या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान से निकाली गई किस्म पूसा लालिमा है, उनके फल 15 से 20 जून के आसपास तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर जून के प्रथम सप्ताह में एक छिड़काव पोटेशियम का किया जाता है तो उससे फलों की गुणवत्ता बढ़ाने में, उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाने में लाभ होगा। इसके लिए हमारे किसान भाई पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं या पोटेशियम नाइट्रेट ले लें। अगर यह दोनों रसायन नहीं उपलब्ध है तो पोटेशियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसकी 1% का घोल बनाकर एक छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होगा। ऐसा देखा गया है कि ईंट के भट्टों से जो जहरीली गैस निकलती है, खास तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड, उससे आम में कोयलिया विकार हो जाता है। तो आम की कोयलिया विकार से बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों ने मई के प्रथम पखवाड़े में एक छिड़काव बोरेक्स का अवश्य कर लिया होगा, और एक दूसरा छिड़काव इस समय करने की आवश्यकता है, जिसके लिए 10 ग्राम बोरेक्स को लेकर उसको प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका एक छिड़काव इस समय अवश्य कर दे। इस समय जो सबसे प्रमुख कीट आम के बागों में जिसका प्रकोप देखा जा रहा है वह है फल मक्खी कीट, और इसकी मादा फल की सतह पर छिलके के नीचे अंडे देती है, और उन अंडों से लार्वा निकल करके वह गूदे को खाता है, और जो प्रभावित भाग होता है वहाँ पर सड़न पैदा हो जाती है। ऐसे फल खाने योग्य नहीं होते हैं और वह पेड़ से गिर जाते हैं। तो हमारे कुछ किसान भाइयों ने अवश्य ही फल मक्खी ट्रैप अपने बाग में लगा लिया होगा, और जिन्होंने लगा लिया उनको सबसे ज़्यादा सावधानी इस बात की रखनी है कि उसमें जो उपचारित लकड़ी लगी है उसको नियमित अंतराल पे बदलते रहें। सामान्य तौर पर 15 से 20 दिनों के अंतराल पे जो उपचारित लकड़ी फल मक्खी ट्रैप में रखी होती है उसको बदलना ज़रूरी होता है। और जिन किसान भाइयों ने अभी फल मक्खी ट्रैप नहीं लगाया है उनको जल्द से जल्द फल मक्खी ट्रैप लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्य तौर पर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 12 से 15 फल मक्खी ट्रैप पर्याप्त होते हैं। अब बात आती है कि फल मक्खी ट्रैप की लकड़ी को उपचारित कैसे करें। इसके लिए 3 रसायनों की ज़रूरत होती है। पहला है एथाइल अल्कोहल जिसकी 6 भाग मात्रा ले लें, और दूसरा रसायन है मिथाइल यूजिनॉल जिसकी 4 भाग मात्रा लें, और इसके साथ साथ कीटनाशी जैसे कि स्पाइनोसाइड है उसकी 3 भाग मात्रा ले लें, और इन सबको मिलाकर घोल बना लें, और प्रयास करें कि जो प्लाईवुड का टुकड़ा या लकड़ी फल मक्खी ट्रैप में प्रयोग में लाई गई है उसको कम से कम 72 घंटे के लिए इस घोल में भिगो के रखें। इसके लिए हमारे किसान भाई स्पाइनोसाइड की 40 मिलीलीटर मात्रा को 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर कम से कम 2 छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पे करें, जिससे फल मक्खी प्रबंधन में काफ़ी लाभ होता है। ऐसे बाग जहाँ पर पेड़ छोटे हैं या अभी फलत में नहीं है, जल्दी ही लगाए गए हैं,
तो उसमें जो छोटे पौधे हैं उसको इस गर्मी के मौसम में नियमित अंतराल पे सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। और वो किसान भाई जो इस बात का विचार कर रहे हैं कि आने वाले मानसून में वो नया बाग लगाएंगे, उनके लिए भी यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खासकर मई के दूसरे पखवाड़े से लेकर जून के प्रथम पखवाड़े के बीच में ही उनको गड्ढे खोदने की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो खुला हुआ गड्ढा है वो कम से कम 20 से 25 दिनों के लिए चिलचिलाती धूप में खुला रहे, जिससे उसमें जो भी रोगाणु या कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाए और आने वाले दिनों में जब हम उसमें पौध लगाएं तो उनको कोई नुकसान ना हो। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। समस्तीपुर बिहार से चंद्रकांत महतो जी ने फूल गोभी में गलने की समस्या बताई है। आपकी इस फसल में सॉफ्ट रॉट रोग का प्रकोप हुआ दिख रहा है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें, अधिक सिंचाई न करें एवं जल का भराव भी खेतों में न होने दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। उज्जैन मध्य प्रदेश से कमाल यादव जी ने करेले के पत्तियों में मुड़कर पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ दिख रहा है, जो कीटों से फैलता है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोरप्रिड की लगभग 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। मधुबनी बिहार से कमलेश कुमार जी ने मूंग के पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस का प्रकोप हुआ है और यह कीटों से फैलता है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें और कीटों के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की करीब 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। रांची झारखंड से मासूम अंसारी जी ने खीरे के पत्ते मुड़कर मुरझाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें और रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइफेंथ्यूरोन की करीब 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह कैसा रहने वाला है देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। केरल में 31 मई 2021 के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। अति गंभीर चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव के तहत अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी से बहुत भारी वर्षा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा की संभावना है। 29 मई से 1 जून के दौरान पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से धूल भरी आंधी की संभावना है। 29 मई से 1 जून के दौरान दक्षिण पश्चिमी, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम अरब सागर, पूर्वोत्तर अरब तट, गुजरात, महाराष्ट्र तट, मध्यम और दक्षिण बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक प्रबल होने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम न करें। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अनेकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें और साथ में अपना नाम और पता जरूर लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।